नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जब से महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान हादसे में मौत हुई है, तभी से इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उनकी मौत को लेकर कई लोगों का शक गहराता जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि साजिश है। तो वहीं अब पवार परिवार से भी कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विमान हादसे को लेकर सनसनीखेज खुलासे करते हुए अहम सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसको लेकर डीजीसीए पर भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इसके साथ ही रोहित पवार ने वीएसआर कंपनी, एरो हैंडलर, पायलट सुमित कपूर और यहां तक कि मेंटेनेंस से जुड़े लोगों पर भी शक जताया है। इस बीच अजीत गुट के एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का नाम भी एमआरओ कंपनी को लेकर चर्चा में आ गया। तो अजीत पवार के भतीजे ने विमान हादसे को लेकर क्या खुलासे किए हैं और अब किस पर शक की सुई आकर अटक गई है, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। बारामती में हुए इस विमान हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति को झकझोर कर रख दिया था। शरद पवार गुट के विधायक और अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई ऐसे सवाल उठाए जिनसे सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। रोहित पवार ने साफ कहा कि ये सिर्फ एक पारिवारिक दुख नहीं है बल्कि राज्य के एक बड़े नेता की मौत है, इसीलिए हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी शंकाओं का समाधान नहीं होगा वो ये मुद्दा उठाते रहेंगे। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। एक तो गो अराउंड एक ही बार हुआ था। दूसरी बात, एक आप जान लो, इधर देखो, ये यहाँ से बारामती आने वाला था अजीत दादा को लेके और विदीप जाधव का नाम वहां पे लिखा है। उसके बाद ये जाने वाला था हैदराबाद, शमशाबाद, उधर से वो पटना जाने वाला था। अगर ये फ्लाइट टेक्निकली गो अराउंड तो करने की उनको परमिशन नहीं थी, क्योंकि जब एटीसी से बात हुई थी 3000 विजिबिलिटी थी। कोई भी विमान ये डीजीसीए कहता है, उसका रूल बुक है 5000 मतलब 5 किलोमीटर का विजिबिलिटी कम से कम चाहिए, तभी वो टेक ऑफ कर सकता है या लैंड हो सकता है। यहां पे निकलते वक्त भी जो विजिबिलिटी थी 3000 थी, लैंड करते वक्त भी 3000 थी। फिर इसने टेक ऑफ क्यों किया? अगर टेक ऑफ किया तो गो अराउंड किया, और एक बार क्यों नहीं किया? और कभी भी एक आध प्लेन उड़ता है, अगर कुछ भी एरर जो लैंडिंग एयरपोर्ट पे आता है तो उसको बैकअप एयरपोर्ट देना पड़ता है, जो शायद पुणे का था, तो वो पुणे क्यों नहीं लेके गए? ऐसे प्रश्न हम सबको वहां पे पड़ते हैं। आगे अभी देखो, ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम इसकी बंद थी, ऐसे हम सबका कहना है। ये अश्योर्ड है क्योंकि उनके कंपनी में काम करने वाले एक बंदे ने हमको बताया कि इसमें वो प्रॉब्लम था। और दूसरी बात, जैसे आपका एक वॉकी टॉकी होता है, आप बटन दबाते हो तो आगे वाले को आपका आवाज जाता है, लेकिन वो नहीं बोल सकता। वैसे प्लेन में पीटीटी होता है, वो जो दबाना पड़ता है वो को पायलट दबाती है तो या दबाता है, तो वो उसके हिसाब से वहां पे कॉकपिट में जो चर्चा है वो एटीसी को सुनाई देती है। अभी पीटीटी दबाने के बाद भी ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम, अगर मूवी में अगर आप देखो तो वहां पे जब प्लेन नीचे आता है या कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो प्लेन ही आपको बताता है बॉस ये होने वाला है या हो रहा है। ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम, जैसे वो स्टॉल हुआ था, नीचे गिरा था, तो ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम ये बंद थी, ऐसे हमको वो पता चला है। और पुश टू टॉक पीटीटी जो है, वहां पे बटन दबाने के बाद भी एटीसी को कोई भी ऐसे वार्निंग वहां पे सुनाई नहीं दी जो सुनाई देनी चाहिए थी। दैट मीन्स द स्टॉल वार्निंग सिस्टम वाज ऑफ। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहित पवार ने अजीत पवार की निजी आदतों में आए बदलाव का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अजीत पवार ने प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था और कांच की बोतल से पानी पीने लगे थे। वो बोतल हमेशा उनके भरोसेमंद सुरक्षा गार्ड के पास रहती थी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उन्हें किसी बात का अंदेशा था? अचानक सड़क मार्ग से यात्रा रद्द करके विमान से जाने का फैसला क्यों लिया गया? उन्होंने बताया कि 27 जनवरी को अजीत पवार का कार्यक्रम बदल गया। उनके बंगले के बाहर बारामती जाने के लिए काफिला तैयार था। सड़क मार्ग से यात्रा की पूरी तैयारी थी।
लेकिन एक वरिष्ठ नेता उनसे मिलने आने वाले थे जो देर से पहुंचे। इसी वजह से सड़क मार्ग की योजना रद्द हुई और फ्लाइट बुक करनी पड़ी। रोहित का दावा है कि फ्लाइट की योजना पहले से बन रही थी, भले अंतिम फैसला बाद में लिया गया। उन्होंने दावा किया कि अजीत पवार को विदर्भ से जुड़ी एक फाइल पर हस्ताक्षर करने थे, वो मंत्रालय में थे और फाइल साइन करने में देर हो गई। इस कारण रवाना होने में देरी हुई। विमान का निर्धारित समय सुबह 7 बजे था, लेकिन टेक ऑफ सुबह 8:10 पर हुआ। ये देरी क्यों हुई और कौन जिम्मेदार था? रोहित ने यह भी याद दिलाया कि पहले कम विजिबिलिटी की स्थिति में अजीत पवार ने 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर उपलब्ध होने के बावजूद हवाई यात्रा टाल दी थी और सड़क मार्ग से गए थे। ऐसे में इस बार कम विजिबिलिटी के बावजूद उड़ान क्यों भरी गई? पायलटों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठे। रोहित के मुताबिक एक ईमेल में कैप्टन साहिल मदान और कैप्टन यश को इस फ्लाइट के लिए तैनात किया गया था, लेकिन आखिरी समय में बदलाव हुआ। सोशल मीडिया पर सुमित कपूर के नाम से जो फोटो वायरल हुई वो दरअसल साहिल मदान की बताई गई। उनकी पत्नी ने भी इस पर टिप्पणी की। सुबह 7:02 पर एक अधिकारी का संदेश आया कि सभी क्रू पहुंच चुके हैं। तो फिर पहले असाइन किए गए पायलट वहां क्यों नहीं गए थे? क्या वो ट्रैफिक में फंसे थे? क्या डीजीसीए के पास उनका कॉल डिटेल रिकॉर्ड है? वो एयरपोर्ट के पास रहते थे या दूर रहते थे? मेंटेनेंस के मुद्दे पर रोहित ने लेयरजेट विमानों की एमआरओ व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में एमआरओ सेवाएं देने वाली केवल 2 कंपनियां हैं, एक दिल्ली में और दूसरी मुंबई में। रोहित के मुताबिक मुंबई की कंपनी का संबंध प्रफुल्ल पटेल से बताया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि वीएसआर की अपनी इन हाउस मेंटेनेंस यूनिट है। क्या मेंटेनेंस में कोई चूक हुई? हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो सीधे तौर पर किसी नेता पर आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि वीएसआर एरो और पायलट की भूमिका की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। रोहित पवार ने कहा, ये सिर्फ हादसा था या साजिश, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने एक किताब का हवाला भी दिया जो मोसाद पर आधारित है। उसमें लिखा है कि कभी कभी सबसे प्रभावी तरीका ड्राइवर को खत्म करना होता है। उन्होंने कहा कि कुछ घटनाओं को महज संयोग नहीं कहा जा सकता। अब देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में पवार परिवार का दबदबा लंबे समय से रहा है। अजीत पवार शरद पवार के भाई अनंतराव पवार के बेटे थे। रोहित पवार राजेंद्र पवार के बेटे हैं, जो अप्पा साहेब पवार के पुत्र हैं। इस तरह से अजीत पवार जो थे वो रोहित पवार के चाचा थे और रोहित पवार शरद पवार के ग्रैंड नेफ्यू हैं। और एनसीपी में 2 फाड़ के बाद रोहित शरद पवार खेमे के साथ खड़े रहे। वो 2019 में विधायक बने और अजीत गुट के खिलाफ मुखर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत भी रोहित के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि इतने बड़े नेता की मौत को सिर्फ हादसा कहकर नहीं छोड़ा जा सकता। रोहित जी ने कल एक प्रेजेंटेशन दिया लोगों के सामने, पत्रकारों के सामने, जिसमें अजीत पवार जी का जो मृत्यु हुआ है, जो मौत हुई है, वो एक्सीडेंट नहीं है, वो एक सोचा समझा षड्यंत्र था अजीत पवार को खत्म करने का। इस प्रकार का प्रेजेंटेशन रोहित पवार ने दिखाया है। ऐसे ऐसे मुद्दे सामने आए हैं कि देश के सामने एक ऐसा प्रश्न आया है, क्या किसी महत्वपूर्ण नेता की मौत के लिए एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा सकता है? तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीआईडी या मुंबई पुलिस से नहीं होनी चाहिए, महाराष्ट्र की पुलिस से नहीं होनी चाहिए। एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपॉइंट करके अजीत दादा पवार की जो मौत है उनकी तपास उनका होना चाहिए। ये अजीत पवार का कहना, ये रोहित पवार का कहना है। रोहित पवार ने सभी मुद्दे सामने लाए, टेक्निकल मुद्दे, पॉलिटिकल मुद्दे और भी बहुत से मुद्दे हैं, जिसका इस तरह से प्रेजेंटेशन किया है कि देश के सामने अब ये प्रश्न है, क्या सचमुच अजीत पवार की एक्सीडेंट हुआ है या हत्या हुई है? ये अब लोगों के मन में प्रश्न पक्का बैठ गया है। तो मुझे लगता है ये बहुत गंभीर बात है। अजीत पवार जैसा नेता जिस प्रकार से मौत के घाट उतारा गया, ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, ये रोहित पवार ने कल दिखाया। अब फिलहाल सबकी नजरें ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट और आधिकारिक जांच पर हैं। जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक सवाल उठते रहेंगे। रोहित पवार साफ कह चुके हैं कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी वो इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। अब देखना ये होगा कि जांच एजेंसियां इन सवालों का जवाब कब और कैसे देती हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।